डियर स्टूडेंट्स, कल हमने एक क्वेश्चन देखा था एग्जाम्पल में कि दो प्रोटॉन दे रखे थे और उनके बीच की एक डिस्टेंस पूछी गई थी कितनी होगी यदि उनके मध्य लगने वाला बल इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर हो। तो उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर आएगा R इज इक्वल टू 25.8 मीटर या फिर 0.258 इंटू 10⁻² मीटर आएगा। तो वो आप देख लीजिएगा कि कितना आंसर आ रहा है, ये इसका आंसर रहेगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको इस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए, जहाँ पे हमने बात करी थी दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल की, क्योंकि आपको बताया गया था कि दो आवेशों के मध्य तो स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य क्या लगता है, कूलाम बल लगता है। और उसके लिए आपको कुछ सीमाएं बताई गई थी कि जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं है, तब उसके बीच में कौन सा बल लगेगा, विद्युत बल लगता है। अन्यथा -15 मीटर से दूरी कम होती जाएगी तो कौन सा बल लगेगा, नाभिकीय बल। ठीक है, अब देखिए बहुल आवेशों के मध्य बल और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। देखिए, थ्योरी ऑफ सुपरपोजिशन हम पहले भी पढ़े। अध्यारोपण का सिद्धांत कहाँ लागू होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत जो है वो लागू होगा कौन सी कंडीशन में, जब क्या कहा जाए कि मान लीजिए कि एक अपने पास पूरा एक सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे आवेश है, बहुत सारे आवेश उपस्थित है और वो एक आवेश के, एक विशेष आवेश के ऊपर क्या कर रहे हो, बल लगा रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत वहां पे लागू होगा जिसके अंदर बहुत सारे आवेश उपस्थित है। इसीलिए यहाँ पर इस टॉपिक में नाम लिखा गया बहुल आवेश, यानी कि एक ऐसा निकाय है जिसमें बहुत सारे आवेश उपस्थित होंगे, ऐसा सिस्टम रहेगा और उनके मध्य कितना बल लगता है वो हमें इसमें देखना है। तो आप यहां से समझिए, बहुल आवेशों के मध्य बल देखना कितना होगा, अध्यारोपण का सिद्धांत कैसे लागू होता है। मान लीजिए कि एक आवेश है, ये इसको हम नाम देते हैं Q1। ठीक है, इसके ऊपर एक दूसरा आवेश है Q2, वो बल लगा रहा है। एक तीसरा आवेश है Q3, वो बल लगा रहा है इसके ऊपर। एक आवेश है Q4, वो भी बल लगा रहा है। Q5 है, इस टाइप से n आवेश है, टोटल Qn आवेश है। ये सभी आवेश इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बताया गया था कि हम यदि निर्देश तंत्र की बात करते हैं, यहाँ से एक अपन सिस्टम ले लेते हैं बहुल आवेशों का। ये पूरा जो आवेश हो गए सारे, तो ये क्या हो गए, बहुत सारे आवेश हो गए, इसलिए पूरा तंत्र जो है वो किसका हो गया, बहुल आवेशों का। तो यहाँ पर अध्यारोपण का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि यदि एक निकाय के पास दो या दो से अधिक आवेश हो जाए, दो या दो से अधिक आवेश उपस्थित हो, तो प्रत्येक आवेश जो होगा एक विशिष्ट आवेश के ऊपर क्या लगाएगा, बल लगाएगा, और वो जो टोटल बल होगा वो इन द्वारा लगाए गए बलों के अलग अलग सदिश योग के बराबर होता है। यही क्या कहलाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जैसे हम बात करें कि एक आवेश है उसके ऊपर कितना बल लगेगा, एक के ऊपर कौन कौन बल लगाएगा, दूसरा वाला लगाएगा तो F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F1n इसके इक्वल होगा, ये सदिश योग के बराबर होगा। यही इसका सिद्धांत कहलाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो हम इसको निर्देश तंत्र के बेसिस पे समझते हैं कि कैसे ये सोल्व होगा। तो ज्यादा कुछ इसमें कुछ नहीं करना, बस खाली कूलाम का जो नियम का सदिश निरूपण हमने पढ़ा था उसका जो फॉर्मूला था वो आपको ध्यान रखना है। और यदि आपको वो भी याद नहीं रहता तो आप सिर्फ इतना ध्यान रख सकते हैं कि कूलाम बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख देता हूँ, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। और जब सदिश निरूपण करेंगे तो डायरेक्शन चाहिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये मान लीजिए कि ये मूल बिंदु है, इसके सापेक्ष इसका स्थिति सदिश हम देख लेते हैं क्या होगा। Q2 आवेश है तो क्या स्थिति सदिश हो जाएगा, R2। Q3 है तो क्या होगा, आपको बता दिया है, ये हो जाएगा R3। इसके लिए क्या होगा, R4। इसके लिए हो जाएगा R5 और इसके लिए क्या हो जाएगा, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश Rn। अब क्या करेंगे, Q2 किसके ऊपर बल लगाएगा, Q1 पर कितना बल लगेगा, ये लगेगा, बल लगा रहा है F, किसके ऊपर लग रहा है, 1 पर, लगा कौन रहा है, दूसरे वाला, इसलिए बराबर होगा F12 के। इसी प्रकार से Q3 इसके ऊपर Q1 के ऊपर कितना बल लगाएगा, बल किसके ऊपर लग रहा है, पहले आवेश पर, और लगा कौन रहा है, तीसरा, इसलिए F13। ठीक है, इसी प्रकार से Q4 इसके ऊपर कितना बल लगाएगा, F14। इसी प्रकार से ये 5 कितना बल लगाएगा, F15।
इसी प्रकार से ये n कितना लगाएगा F1n, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसमें सदिश निरूपण के थ्रू इसके ऊपर बल लगने वाले हैं। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा यहाँ से कि क्या इसके ऊपर बल लगने वाला है। तो हमने स्थिति सदिश लिए, जिस टाइप से हमने सदिश निरूपण पढ़ रहे थे, आवेश ले लिए, बहुत सारे आवेश, एक स्पेशल आवेश हमने ले लिया, कौन सा, Q1। तो इसके द्वारा इस पर अलग अलग आवेश है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5, Qn, n आवेश जो है इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो Q2 Q1 पे कितना लगाएगा, वैसे हमने आपको कल बताया था सदिश निरूपण में कि जिस आवेश के ऊपर लगता है उसका नाम पहले आएगा और जो लगा रहा है वो बाद में आएगा। तो क्या आप स्थिति सदिश भी इसका बता सकते हैं कितना होगा? तो हम आपको बता रहे थे कि हम जिधर से जिधर चलेंगे, जैसे हम Q2 से इस तरफ चल रहे हैं तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R21, ये कितना होगा, R31, ये कितना हो जाएगा इधर से, R41, ये कितना होगा, R51, और ये क्या हो जाएगा, Rn1। आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो अब अध्यारोपण का सिद्धांत कहाँ लागू होगा, तो हम कहेंगे कि एक विशिष्ट आवेश Q1 जिस पर अन्य आवेश Q2, Q3, Q4, Q5, Qn बल लगा रहे हैं, तो इनके द्वारा लगाया गया जो एक विशिष्ट आवेश पर परिणामी बल होगा वो अलग अलग, इस Q2 द्वारा लगाए गए बल, Q3 आवेश द्वारा लगाए गए बल, Q4 द्वारा लगाए गए बल, इन सभी अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बल के सदिशों के बराबर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ सुपरपोजिशन या फिर अध्यारोपण का सिद्धांत कहेंगे, ठीक है। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। अब देखिए मैंने क्या सही लिखा है कि यहाँ पर जो F1 Q1 आवेश है उसके ऊपर परिणामी बल क्या इतना ही होगा। तो आप देखिए F1 पर इस आवेश पर इसके द्वारा लगाया गया बल F12 है, बिल्कुल सही है। 3 के द्वारा लगाया गया बल कितना है, F13, 4 के द्वारा F14, 5 के द्वारा F15, इसके 6 के द्वारा F16 हो जाएगा और n के द्वारा F1n हो जाएगा। अब हमें सिर्फ इतना ही करना है कि इसके द्वारा निकाला गया मान ज्ञात करना है, और सिंपल सा है, ये तो कुछ ज्यादा टफ नहीं होगा। आपको मैंने बताया था कि कूलाम बल का सूत्र, जैसे हम 1-2 की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K Q1 Q2, आवेश तो सभी जगह क्या सेम है, क्या देखिए आवेश सेम नहीं है, तो आप देखो कि कौन कौन से आवेश के मध्य कौन कौन सा बल लग रहा है, 1 और 2 है, तो इसका मतलब पहले आवेश और दूसरे आवेश के बीच में लग रहा है, यानी कि Q2 और Q1 के मध्य। तो पहला आवेश तो है Q1, दूसरा आवेश कितना है, Q2, ठीक है। इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, नीचे इसका उल्टा होता है F12, 1-2 की तरफ देखो, स्थिति सदिश क्या दे रखा है, R21, तो सदिश R21 का स्क्वायर कर देंगे सीधा ही, और डायरेक्शन हम क्या लिख सकते हैं, R21, ठीक है। इसी प्रकार से F13 कितना होगा, K आवेश Q1 है, F13 किसके बीच में लग रहा है, इस पहले वाले के और तीसरे आवेश के बीच में, इसके मध्य, तो F Q3 हो जाएगा, R इसका उल्टा कर देंगे 31 का स्क्वायर डॉट R31, ठीक है। इसी प्रकार से चलता जाएगा और F1n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, K Q1 आवेश लास्ट का Q1 हो जाएगा, स्थिति सदिश हो जाएगा R1 का स्क्वायर और डायरेक्शन किसकी, R(n1), और इनकी वैल्यू तो आप जानते हो क्या होती है, R(21) की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से R(21) की वैल्यू जाएगी R1 माइनस R2, ठीक है। ऐसे ही सदिश ऐसे ही R31 की कितनी होगी, सदिश R3 माइनस R1, ठीक है। इस प्रकार से आप ये वैल्यू पुट करके सारा का सारा आंसर इसमें रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बहुल आवेशों के मध्य बल और अध्यारोपण का सिद्धांत। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से कि सिंपल सा लॉजिक है कि बहुल आवेश का मतलब होता है एक ऐसा निकाय जिसमें बहुत सारे आवेश शामिल किए गए हो, तो हमने बहुत सारे आवेश ले लिए, n आवेश शामिल किए। इसके द्वारा ये जो हम देखेंगे कि 2 आवेश जहां हो जाते हैं वहां पर कूलाम बल लगना स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर कूलाम बल लगेगा सभी आवेशों के बीच में, दूसरा पहले पे लगाएगा, तीसरा इस प्रकार से, तो इनके मध्य बल की गणना करें और ये हमने बल की गणना कर दी। ये सारा मान निकाल करके आपको सिर्फ सीधा सीधा यहाँ रखना है, वो इसका आंसर हो जाएगा। और रही बात अध्यारोपण के सिद्धांत की, तो अध्यारोपण का सिद्धांत वहीं पे लागू होता है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा आवेश उपस्थित रह जाए। तो इसमें देख सकते हैं इस निकाय में बहुत सारे आवेश उपस्थित है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत द्वारा किसी एक विशिष्ट आवेश पर अलग अलग आवेशों द्वारा जो लगाया गया बल होगा उन सभी का सदिश योग ही परिणामी बल को निरूपित करने वाला है। यही क्या कहलाता है, थ्योरी ऑफ सुपरपोजिशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और इसका जो ये टॉपिक है वो आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ठीक है। यदि आपसे एक सवाल पूछ ले जाए, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इस आवेश की बजाय Q1 की बजाय
क्या कर दे, Q2 कर देते हैं, Q1 आवेश यहाँ लिख दे, यहाँ पर मैंने आवेश कर दिया Q2। तो अब कितना बल लगेगा, तो आप सीधा सा मतलब समझ सकते हो कि 1 द्वारा 2 पे कितना बल लगाया जाएगा, F21 हो जाएगा। 3 द्वारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी 2 3। इस प्रकार से 4 की तरह कितना हो जाएगा, Q24। ठीक है, इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अलग अलग बलों का योग याद कर सकते हैं। यही इसमें इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको ध्यान रखनी है। और ये जो थ्योरी है वो आप सिंपल से कौन से नियम से समझ सकते हो, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। यदि आपको यहाँ पर ये टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप पहले जो वीडियो अपन ने अपलोड किया है इसके ऊपर कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, वो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है ये। वहां से सिंपल से ये लिखा गया। ठीक है, पहुंच गए। अब देखिए कूलाम के नियम के आधार पर हमने कुछ सवाल है इसके अंदर, वो आपको ध्यान रखने हैं। एक सवाल मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन आपको आगे पूछा जाएगा, उसका जवाब आपको खुद को देखना है और वो भी पहले आप कॉपी में कीजिएगा। और ये सवाल भी आपको अपनी नोटबुक में करना है, नोट करना है। तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे सवाल दे रखा है कि 2 बिंदु आवेश दे रखे हैं, 2 चार्ज दे रखे हैं Q1 और Q2, इनका मान दे रखा है, एक तो प्लस का 9e तथा एक प्लस का E दे रखा है। E का मतलब इलेक्ट्रॉन से लिया गया है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की जगह वो प्लस चार्ज दे रखा है, इसलिए मैंने धनात्मक आवेश का मतलब प्रोटॉन ले लिया। परस्पर a दूरी पर रखे गए, स्मॉल a दूरी पर स्थित है। एक तीसरा आवेश लिया जा रहा है, एक स्मॉल q को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए, यानी इस आवेश को एक दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि ये दोनों बल क्या हो जाए, वह संतुलन में हो, यानी लगने वाला जो बल है वो दोनों क्या रहे, संतुलित अवस्था में हो। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे हम ज्ञात करेंगे। पहले इसकी कंडीशन देखते हैं। देखो एक हम आवेश ले रहे हैं, ये ले लिया, 2 आवेश लिए गए, एक तो प्लस का 9e, दूसरा आवेश लिया गया प्लस का e। ठीक है, परस्पर दोनों a दूरी पर स्थित है, स्मॉल a दूरी पर स्थित है। ठीक है, बोला जा रहा है कि एक तीसरे आवेश को Q दोनों बिंदुओं को आवेशों के मिलाने वाली, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहाँ रखा जाए। बीच में नहीं रखना है, कहीं पे भी रख सकते हैं। तो हम मान लीजिए कि यहाँ पर रख दिया हमने, बीच वाली कंडीशन नहीं ले रहे, थोड़ी डिस्टेंस में ले लेते हैं। तीसरा आवेश Q कहाँ रखा जाए, वो डिस्टेंस ज्ञात करनी है आपको, कितनी होगी, तो कहाँ रखी जाए कि वह संतुलन में हो, यानी कि इन दोनों के मध्य लगने वाला बल इसके क्या होना चाहिए, संतुलन में होना चाहिए। तो सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है x यहाँ तक की। ठीक है, ये डिस्टेंस हमने सपोज कर ली कितनी है, x। तो ये बची हुई कितनी होगी, ये टोटल डिस्टेंस है a और ये डिस्टेंस हो गई x, तो बची हुई कितनी हो जाएगी, ये बची हुई हो जाएगी a माइनस x। टोटल में से माइनस कर देंगे इसको। ठीक है, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस है a और ये बची हुई x, बीच में है नहीं, इसलिए आधी हो नहीं सकती। अब देखिए, तो आवेश तो अपने को दे रखा है, एक आवेश तो हो गया यहाँ पर, ये इसमें Q1 का आवेश का मान 9 ही है, दूसरे इसका आवेश का मान Q2 का मान Q है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला बल कितना होगा। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे एक फोर्स निकाल लेते हैं, मान लेते हैं कि इसके बीच में तो लग रहा है बल F1 और यहाँ पे बल लग रहा है F2। ठीक है, दोनों संतुलन में होना चाहिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, संतुलन की जो शर्त अपने को दे रखी है कि F1 बल का मान जो है वो किसके बराबर है, F2 के बराबर होना चाहिए। अब कूलाम बल का सूत्र तो आप जानती हो क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R², तो वो हम लिखते हैं। तो देखिए F1 K Q1 Q2, Q1 का मान कितना दे रखा है 9e, तो Q1 की जगह तो हम लिख देंगे 9e इंटू Q2 का मान कितना है, Q है, तो ये लिख दिया Q बटा क्या होता है R², क्योंकि कूलाम बल का सूत्र आपको पता होता है K Q1 Q2 अपॉन R² होता है, जहां पे K का मान 9 × 10 की पावर 9 होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इसके बीच में लगने वाला बल कितना हो जाएगा, आवेश तो पहला तो दे रखा है 9e, दूसरा आवेश दे रखा है Q, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है x, तो दूरी का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू F2। इन दोनों के मध्य कितना बल लगेगा, देखिए यहाँ पर आवेश है Q, यहाँ पे आवेश है E और दूरी कितनी है a माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा K इंटू Q इंटू E अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर यदि माइनस ई भी होता तो कोई उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको बताया गया था कि आवेश का परिमाण लिया जाता है कूलाम बल में, तो यहाँ पे परिमाण के तौर पे प्लस ही साइन आएगा।
अब जो इसमें कटने वाली वैल्यू होती है उसको काटते हैं। देखिए यहाँ पे भी के दे रखा है, यहाँ पे भी के दे रखा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, E से E कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ तो बच गया 1, यहाँ पे बच गया 9। तो हम ये लिख सकते हैं कि टर्म हो गई 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। ये तो 9 के पास तो चला जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो इधर आके गुणा होगा, तो एक एक्स स्क्वायर का मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 9। इसका स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू, या फिर हम चाहे तो इसका रूट भी कर सकते हैं। देखिए सीधा सीधा खत्म हो जाएगा काम इसका। हम क्या करते हैं, देखो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसका रूट कर लेते हैं। दोनों साइड क्या ले लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं इसका। तो वर्गमूल लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, वर्गमूल लीजिए इसका, ये तो हो गया अंडर रूट का 9a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और अंडर रूट में भी एक्स स्क्वायर। तो देखिए 9 का रूट कितना होता है 3, तो 3 तो हो गया इसका, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा a माइनस एक्स, और स्क्वायर से इसका रूट कटेगा तो क्या आएगा x। अब इसको सोल्व कर लो, 3 को a से मल्टीप्लाई करो 3a, 3 को x से करो 3x इज इक्वल टू x, देन x वाली टर्म को एक तरफ करना है, तो माइनस का 3x x की तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू x प्लस 3x, कितना हो गया 4x इज इक्वल टू 3a। और हमें तो ये पूछा गया है कि कितनी दूरी पर रखा जाए इस आवेश से, तो x का मान ज्ञात करना है, तो x कितना जाएगा यहाँ से 3a बाई 4। ये इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि कितनी दूरी पर होने चाहिए 3a बाई 4, ये इसका आंसर है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा करना है कि दो बिंदु आवेश लिए गए हैं 9e और प्लस e, दोनों के बीच में एक तीसरा आवेश, दोनों के बीच की डिस्टेंस a रखी है, एक तीसरा आवेश लेना है q ले लिया हमने, बीच में नहीं लिया, कहीं पे भी हो सकता है। को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि संतुलन में हो, यानी कि दोनों के बीच में लगने वाला बल क्या हो, संतुलित होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि F1 और F2 का मान बराबर हो। सपोज कर लिया कि डिस्टेंस x है, तो ये टोटल है a, तो a में से बची हुई डिस्टेंस कितनी जाएगी a माइनस एक्स। बस डिस्टेंस दे रखी है, आवेश दे रखा है, कूलम्ब बल का फॉर्मूला लगाओ और आंसर ज्ञात कर लो। तो सिंपल सा तरीका है। तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 3a बाई 4। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। और ये एग्जांपल भी आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, ध्यान से देख लीजिए इसको और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर अपनी नोटबुक में इसको करना है। ठीक है, ये देखो सेट करना है, होगा फिर स्टार्ट। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना वो है विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स में आता है, यहाँ से पूरा चैप्टर ही वैसे तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट की बात की जाए तो इसमें एक तो कूलम्ब बल के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कूलम्ब के नियम का सदिश निरूपण, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। अध्यारोपण का सिद्धांत सिंपल सा है, वो भी पूछ लेते हैं। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में आएगा वो इसी के बेसिस पे चलेगा, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यही अपने चैप्टर का नाम भी है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें से 100% रहता है क्वेश्चन आने का चांसेस। इसके ऊपर एक तीव्रता क्या आता है, कई बार इसकी प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती है कि क्या क्या इसके गुण होते हैं और क्या क्या टॉपिक रहेगा, तो वो हमें देखना है। ठीक है, अब समझिए इसके बारे में। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अभी तक हमने ये तो समझा कि इस आवेश जो है वो स्थिर विद्युत होनी चाहिए, यानी कि स्थिर आवेश होने चाहिए। लेकिन हमने आवेश, आप सोच सकते हो कि हमने कहाँ से स्टार्ट करी थी आवेश के बारे में, कूलम्ब बल की बात कि आवेश कम से कम कितने आवेश होने चाहिए, 2 आवेश होने चाहिए। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि एक आवेश तो ये है और दूसरा आवेश है ये Q2, तो हम कहते हैं कि कूलम्ब ने भी नियम दिया था कि कम 2 बिंदु आवेश जिनके बीच की दूरी अत्यल्प हो, तो उनके बीच में लगने वाला बल जो होता है, कौन सा बल होता है, कूलम्ब बल, और लगने वाला बल दोनों आवेश। इसके बाद में देखिए यदि आवेश हमने देखा था कि यदि 2 आवेश होते हैं, जहां पर 2 आवेश होते हैं तो वहां पे कूलम्ब बल लगता है। तो जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी कि समानुपाती होता है आवेश के गुणनफल के और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है कूलम्ब बल। अब सपोज कीजिए यदि आवेश यहाँ पर 1 हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर भी क्या बल लगेगा, क्या इसके ऊपर कुछ प्रभाव होता है।
तो देखिए मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि आवेश क्या करता है, अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करता है। जैसे एक चुंबक होता है, उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसमें कोई भी लोहे की वस्तु आती है तो उसको क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो वैसे ही यदि आवेश एक रहेगा तो उसके चारों ओर भी क्या कौन सा क्षेत्र का निर्माण होगा, क्या रहेगा, क्या इसके ऊपर बल लगेगा या नहीं लगेगा, वो हमें देखना है। तो समझिए इसको, मान लीजिए कि एक आवेश है, तो ये आवेश क्या करता है, अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना के रखता है। यदि धनावेश होगा तो ये बाहर की ओर रखेगा अपना विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो ये आवेश क्या करता है, आवेश या आवेश का समूह है, अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि इसी आवेश के संपर्क में एक अन्य आवेश लिया है, जैसे आपने एक आवेश और लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे एक दूसरा आवेश आएगा इसके ऊपर क्या होगा, बल का अनुभव होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा बल लगने लग जाएगा, कूलाम बल, क्योंकि यहाँ पे आवेश दूसरा आवेश आ चुका है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको हम बोल देंगे विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो हम कहेंगे कि आवेश, एक आवेश बोला जाए या आवेश का पूरा ग्रुप बोला जाए, उसके चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसमें एक अन्य आवेश होगा, अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। और ये जो बल का अनुभव करेगा उस बल को हम कहते हैं कूलाम बल। तो कहने का मतलब है, जिस आवेश को आप इसके संपर्क में लाते हो उसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, परीक्षण आवेश, क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश, ठीक है, जिसको आप संपर्क में ला रहे हो। तो सिंपल सा मतलब हो गया कि विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, आवेश या आवेश का समूह है, आवेश या आवेश का समूह है, अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करता है, अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करता है, इसी को अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और यदि इस आवेश के संपर्क में एक अन्य आवेश और लाया जाए तो उसके ऊपर एक बल का अनुभव होता है, जिसको हम कूलाम बल कहते हैं। तो ये पूरा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसके अंदर आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इंटेंसिटी क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ से एक परीक्षण आवेश जो है हम इसके ऊपर संपर्क में ला रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करते हैं ई से, कैपिटल ई से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दर्शाया जाता है, ई से। और ये क्या होता है कि इसके ऊपर एक बल का अनुभव होता है, क्या होगा, बल का अनुभव। कब, जब एक परीक्षण आवेश को एक आवेश के संपर्क में लाया जाता है, तो दो आवेश होते हैं, इसके बीच में कौन सा बल लगेगा, कूलाम बल। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एकांक आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर क्यू नॉट पर लगने वाला जो बल होता है कूलाम बल, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन है विद्युत क्षेत्र की कि आवेश या आवेश का समूह है, अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करता है, जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और यदि इसके संपर्क में एक अन्य आवेश लाया जाए तो उसके ऊपर एक बल का अनुभव होता है, जिसको हम कूलाम बल भी कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ से कि एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला कूलाम बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है सदिश E इज इक्वल टू होती है F अपॉन क्यू नॉट। और यदि आपको यहाँ से विद्युत बल का एक रिलेशन पूछ लिया जाए तो F बराबर होता है क्यू नॉट E। अब ये फॉर्मूला आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है कि या तो ये रख लो आप दिमाग में या फिर ये रख लो, दोनों से इसी से बना हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आगे बहुत लगातार जो आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक करके आगे पढ़ेंगे, तो सभी जगह इस फॉर्मूले का यूज होगा। तो आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं इसकी कि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि होती है। तो विद्युत क्षेत्र जो होती है वो कूलाम बल पे डिपेंड करती है। बल एक सदिश राशि होती है, जबकि ये अदिश राशि है। तो आपको बताया गया था कि सदिश में अदिश का भाग देंगे तो क्या आएगा, सदिश राशि आती है। इसलिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है या विद्युत क्षेत्र कैसी राशि होती है, सदिश राशि। कई बार इसका मात्रक भी पूछ लिया जाता है कि इसका मात्रक क्या होगा। तो आप देख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र बल का मात्रक तो होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और आवेश का क्या होता है कूलाम। तो न्यूटन बटा कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। ये इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन बटा कूलाम, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे कई बार इसकी डायमेंशन मतलब हम कहें विमा क्या होती है वो भी पूछ ली जाती है, तो वो विमा भी देख लीजिए। बल की जो विमा होती है आपको तो पता ही है,
बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, तो m1 L1 T-2 ये तो हो गया बल की विमा होती है। और आवेश, आवेश को हम धारा के रूप में लिखेंगे तो Q बराबर होता है I इंटू टी, ठीक है, क्योंकि धारा जो होती है वो आवेश बटा समय के बराबर होती है, तो आवेश बराबर I इंटू टी। अब n धारा का तो विमा होती है A से दर्शाते हैं, समय को दर्शाते हैं T से, तो इसमें A और T का भाग और दे दीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा M1 L1, ये 1 ऊपर चला जाएगा तो T-3 और A-1, ये इसकी विमा होती है। कई बार एग्जाम में एक नंबर में सवाल सिंपल से पूछे जाते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होती है, या फिर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाता है कि इसका मात्रक क्या होता है, SI मात्रक। एक बार एग्जाम में ऐसे सीधा सा सवाल पूछा था कि जूल बटा कूलाम किसका मात्रक होता है, वो कैसी राशि होती है। तो ये आगे धीरे धीरे आपको इसी के बेसिस पे समझ में आएगा कि हमें क्या करना है और कैसे इसको हम सीखेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो विद्युत क्षेत्र तो होता है आवेश या आवेश का समूह अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करता है, जिसमें दूसरा आवेश जो आएगा परीक्षण आवेश, उसके ऊपर एक बल का अनुभव होता है, इसी को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी उसको हम सदिश E से निरूपित करते हैं, और ये होता है कि इसकी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है F/Q0, और यहाँ से बराबर क्या होता है Q0 इंटू E। अब इसके बाद में कुछ 2-3 पॉइंट्स और देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं कि ये बल पे किस प्रकार से डिपेंड करता है। देखिए आप सदिश बल की जो डायरेक्शन है वो बराबर क्या आएगी Q0 E। तो हम कह सकते हैं कि जिस दिशा में बल होगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगा। तो मान लीजिए अपने पास एक प्लेट है, 2 प्लेट ले लेते हैं, जिस पर एक पर तो चार्ज है प्लस, ठीक है। अब प्लस आवेश की डायरेक्शन यदि ये रहे, धन आवेश से हम इस तरफ चलते हैं ऋण आवेश की ओर, ठीक है, तो इसके ऊपर कितना बल लगेगा, प्लस का Q आवेश है, आवेश कैसा प्लस का Q, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी, तो हम क्या कहेंगे प्लस का QE, यानी कि इस प्लस आवेश पर लगने वाला बल तो होगा प्लस का QE। और यदि आप इधर से इधर चलते हो तो अब आवेश कैसा हो गया माइनस का Q, और ये कैसा है E, तो माइनस का Q0 E, Q0 लिख देते हैं यहाँ पे, तो F बराबर क्या आएगा माइनस का Q0 E। तो इसका मतलब ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत है, जबकि धनावेश में कैसी है, इसके अपोजिट है, यानी कि धनावेश में तो पॉजिटिव डायरेक्शन है और ऋणावेश में नेगेटिव डायरेक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि प्लस Q आवेश जो होता है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो बाहर की ओर होती है। वैसे हमें डायरेक्शन अभी पढ़ नहीं रहे, आगे पढ़ेंगे। और ऋणावेश में जो डायरेक्शन होती है वो किस तरफ होती है, इसके अंदर की ओर। तो आपको ध्यान रखना है पॉइंट कि ऋणावेश में जो डायरेक्शन होगी विद्युत क्षेत्र की वो किस तरफ होगी, अंदर की ओर, और धनावेश में किस तरफ होती है, बाहर की ओर। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और कैसे इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण लगता है वो भी यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। तो सिंपल सा मतलब हो गया विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यहाँ से हम ध्यान रख सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या आएगा, फॉर्मूला क्या बना। तो आवेश या आवेश का समूह अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करता है, जिसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं, जिसमें आवेश बल का अनुभव करेगा जो अन्य आवेश आएगा। और फॉर्मूला इसका जो होता है तीव्रता का होता है F/Q0, मात्रक यहाँ से निकाल सकते हैं न्यूटन बटा कूलम। आई होप ये भी टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में देखिए अब देखिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है आपसे आज के लिए वो मैं पूछ लेता हूँ, और मैं आपको थोड़ा बहुत इसका तरीका बता देता हूँ। आपको ये अपनी नोटबुक में भी करना है और सॉल्यूशन आप मेरे को बताइएगा कि आंसर क्या आ रहा है। यदि नहीं आता है तो हम अगले वीडियो में इसका आंसर भी देखेंगे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश आप ये कीजिए कि हम इसको समझ करके आंसर इसका ज्ञात कर पाए। तो देखिए सवाल है कि 2 धनावेश दे रखे हैं Q1 Q2 मान लीजिए, जो परस्पर 0.1 मीटर यानी कि इनके बीच की दूरी दे रखी है, R का मान 0.1 मीटर की दूरी पर है। एक दूसरे को 18 न्यूटन बल का मान दे रखा है, आपकी बार F का मान दे रखा है 18 न्यूटन का मान दे रखा है। इसे प्रतिकर्षित करते हैं यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है। Q1 प्लस Q2 दे रखा है 9 माइक्रोकूलम है, तो उन आवेशों के अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, यानी कि Q1 और Q2 का मान ज्ञात करना है। मैं आपको इसका तरीका थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी का आप सॉल्यूशन खुद ज्ञात कीजिएगा और आंसर भी बताइएगा। कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं या फिर व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उस पर आप बताइएगा कि क्या आंसर इसका आएगा। 2 धनावेश दे रखे हैं, तो मान लो कि 2 आवेश अपने पास Q1 और Q2, ठीक है।
दोनों के बीच की डिस्टेंस अपने को दे रखी है आर का मान 0.1 मीटर। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर 18 न्यूटन बल लगा रहे हैं, 18 न्यूटन बल लगाते हैं। तो फॉर्मूला लगाओ, F इज इक्वल टू दे रखा है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है, अब F का मान तो आपको दे रखा है कितना न्यूटन, 18 न्यूटन। K का मान आपको पता ही है कितना होता है, 9 × 10⁻9। Q1 Q2 का मान हमें दे नहीं रखा, डिस्टेंस आपको दे रखी है 0.1 का स्क्वायर। इसको आप सोल्व कीजिए, Q1 Q2 का मान यहाँ से निकालिएगा, क्या आएगा। ठीक है, जो भी आंसर आता है उसको आप एक समीकरण दीजिएगा। फिर इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि दोनों आवेशों का योग दे रखा है तो Q1 + Q2 दे रखा है 9 माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम में दे रखा है। ठीक है, तो कुलाम में कन्वर्ट कर लीजिएगा 10⁻⁻6। ये इसको इतना रहने दे एक बार। तो Q1 + Q2 का मान दे रखा है, इधर से Q1 Q2 का मान निकालोगे, जो भी आएगा वो देख लेना कितना आएगा। तो यहाँ से आपको Q1 और Q2 का मान निकालना है अलग अलग। ठीक है, तो आप देख सकते हो फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर वाला लगा करके आप इसकी टर्म का यूज कर सकते हैं। मैथ वाले जो होंगे वो तो शायद आसानी से इसको कर पाएंगे, यदि फिर भी नहीं होता है तो हम आगे की वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से कि जो हम पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।